गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को परामर्श की प्रक्रिया के विषय में बताएंगे। बच्चों, परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छात्र या विद्यार्थी एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं कौशल युक्त व्यक्ति के साथ विशिष्ट कौशल युक्त व्यक्ति जानते हैं कौन होता है? कौशल युक्त व्यक्ति अर्थात परामर्शदाता के साथ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबंध जोड़ता है या सहायता लेने के लिए जाता है, तो वह विशिष्ट उद्देश्यों को संस्थापित करने के लिए कार्य करता है तथा ऐसे व्यवहारों को सीखता है जिनका अर्जन वह ऐसे व्यवहारों को सीखता है जिनका अर्जन करके जो व्यक्ति परामर्श लेने गया है वह परामर्शदाता के द्वारा ऐसे व्यवहारों को सीखता है, उनको एक ज्ञान इकट्ठा करता है जिसके माध्यम से परामर्श लेने वाला व्यक्ति अपने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति तक पहुंच जाए और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान का अर्जन यानी सहायता आवश्यक होता है। बच्चों, परामर्श की सफलता के लिए परामर्शकर्ता को 4 आधारभूत मान्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जब तक परामर्शदाता इन 4 आधारभूत मान्यताओं का ज्ञान नहीं होगा दाता को या परामर्शकर्ता को, तब तक वह परामर्श कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है और नहीं वह परामर्श कार्य अच्छे प्रकार से कर पाएगा। सबसे पहला आता है इच्छा को जानना। परामर्श के लिए स्वीकार करना आवश्यक है। परामर्श के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि छात्र परामर्श की प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक है या नहीं। परामर्शदाता का प्रथम कर्तव्य यह बनता है बच्चों कि वह यह जानने का प्रयास करे कि जो परामर्श लेने वाला व्यक्ति है, चाहे वह छात्र है, विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो परामर्श की प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक है या नहीं। अगर वह इच्छुक नहीं है तब वह सफलतापूर्वक उनमें सहयोग नहीं करेगा। इसलिए इच्छा का जानना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। दूसरा आता है बच्चों परामर्शदाता का अनुभवी होना। परामर्शदाता के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए उसका प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि परामर्श का कार्य बच्चों दो व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसमें परामर्शदाता और उपबोध्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं।
और दोनों सम्मिलित होते हैं और तभी वे एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके पश्चात निर्णय करते हैं। तो परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता का अनुभव का होना इसलिए आवश्यक है कि अगर वह प्रशिक्षित होंगे, अनुभवी होंगे, तभी वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। और अगर वह प्रशिक्षित, अनुभवी नहीं होंगे तो उनका कार्य के प्रति रुझान नहीं उत्पन्न हो पाएगा और कार्य के प्रति कोई रुझान नहीं दिखा पाते हैं। जब तक व्यक्ति कार्य के प्रति रुचि नहीं लेगा, जब तक परामर्शदाता कार्य के प्रति रुचि नहीं लेता है, तब तक वह परामर्श की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं निभा पाता है। इसके साथ साथ परामर्शदाता का अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। अपने विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात परामर्श की प्रक्रिया में उन्हें किन किन चरणों से और कब कब गुजरना है, इन विषय में उनको जानकारी होनी चाहिए। उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आपातकालीन उपायों की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से परामर्शदाता के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए उसका प्रशिक्षित एवं कार्य के प्रति रुझान एवं अनुभव का होना आवश्यक होता है। उचित वातावरण परामर्श की सफलता के लिए उचित वातावरण की उपस्थिति भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि समस्याएं हमेशा उत्पन्न होती हैं बच्चों। समस्याएं हमेशा उत्पन्न होती हैं वातावरण में समायोजन न कर पाने की वजह से। समकालीन परिस्थितियों में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन, हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य के सामने कठिनाई उत्पन्न होती जाती है, समस्या उत्पन्न होती है। उन समस्या के समाधान के लिए, वातावरण के समायोजन के लिए व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता होती है और परामर्श प्रदान करने के लिए और परामर्श की सफलता के लिए उचित वातावरण की उपस्थिति का होना आवश्यक है। तभी परामर्शकर्ता परामर्श लेने वाले व्यक्ति को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों आवश्यकता की पूर्ति। परामर्श के द्वारा व्यक्ति की तात्कालिक एवं भविष्य संबंधी दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अर्थात परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें परामर्श देने वाला व्यक्ति यानी परामर्शकर्ता, परामर्शदाता, जो व्यक्ति परामर्श लेने आता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकताओं से यहाँ क्या तात्पर्य है? उनकी ज़रूरतें नहीं, उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों को दूर करके उनके अंदर उन कठिनाइयों एवं समस्याओं के निराकरण करने की क्षमता को विकसित करके और अपने लिए स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, कार्य की योग्यता, उनके अंदर कार्य करने की योग्यता की क्षमता का विकसित करना,
जिससे कि वह केवल वर्तमान समय में ही अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं का समाधान करे और आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके, बल्कि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके और अपने लिए वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इस तरीके से व्यक्ति के केवल वर्तमान के लिए उसका सहायता नहीं प्रदान करती है, व्यक्ति के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य के लिए भी उसमें सहायता प्रदान करता है। उसके अंदर वह क्षमता विकसित की जाती है जिससे कि वह अपने विषय में स्वयं निर्णय ले सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके और उसका विकास हो। परामर्श प्रक्रिया की आधारभूत मान्यताओं के पश्चात जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो रहा है बच्चों, अब हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित हो रहा है वह यह है कि परामर्श के स्वरूप से इसका क्या संबंध है। परामर्श की आधारभूत मान्यताओं के ज्ञान के पश्चात प्रश्न यह उठता है कि इसका परामर्श के स्वरूप से क्या संबंध है। तो बच्चों, परामर्श की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। इन अंगों का संबंध इन आधारभूत तत्वों से होता है, इसलिए इन आधारभूत तत्वों को जानना आवश्यक होता है। इसके पश्चात आता है बच्चों परामर्श की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि परामर्श की आधारभूत तत्वों का प्रयोग हम परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंगों में करते हैं। तो परामर्श की प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग होते हैं: परामर्श के लक्ष्य, उपबोध्य एवं परामर्शदाता। परामर्श की प्रक्रिया का प्रमुख अंग लक्ष्य निर्धारण है और ये लक्ष्य परामर्शदाता एवं उपबोध्य के परिवेश एवं समाज के सापेक्ष होते हैं। जब तक व्यक्ति कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। बिना लक्ष्य के हम कार्य की गति किस ओर ले जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। जैसे विद्यार्थी जब किसी विषय का चुनाव करता है, पढ़ता है, तो वह कोई लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसे आगे जाके इस विषय से कौन से रोजगार को करना है, किस क्षेत्र में जाना है, क्या उसे व्यवसाय करना है या टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या ISP, उस प्रोफेशन के हिसाब से वह पढ़ाई करता है। तो वह एक लक्ष्य निर्धारित करता है और वह लक्ष्य, वो जो लक्ष्य है वह लक्ष्य उपबोध्य एवं परामर्शदाता के परिवेश एवं समाज के परिवेश से संबंधित होता है। कैसे? तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि परामर्शदाता एवं उपबोध्य के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श प्रचलित होंगे उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। अब यह तो व्यक्ति का लक्ष्य हुआ, अब उसके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होने लगी। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, समस्या के समाधान के लिए परामर्श के पास जाता है, परामर्शदाता के पास जाता है। परामर्शदाता उपबोध्य के समकालीन परिस्थिति, जब हम समकालीन परिस्थिति कहते हैं तो उसके पहले की परिस्थितियाँ
पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हम तीनों की परिस्थितियों का आकलन करते हैं कि इन तीनों की परिस्थितियों में के अनुरूप व्यक्ति को कहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, किस कारण से समस्या उत्पन्न हो रही है। और वह जो है, जब हम सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो केवल परिवार का क्षेत्र नहीं लेंगे। परिवार है, समाज है, समाज के साथ साथ बच्चों, सामाजिक दायरे के साथ साथ सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक को भी लेंगे। इनके साथ साथ राजनीतिक, वर्तमान समय की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति कैसे है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का प्रभाव उपबोध्य पे पड़ता है। और इन सभी उपबोध्य के साथ साथ परामर्शदाता जब तक इन मूल्यों को जानेगा नहीं, तब तक वो परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण कैसे करेगा। तो राजनीतिक परिवेश में जो भी मूल्य हैं, आदर्श हैं, उस समय जो कुछ भी प्रचलित है, उनके अनुसार ही वह व्यक्ति परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। लक्ष्यों के निर्धारण में व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं रुचियों को, उस व्यक्ति की आवश्यकता एवं रुचियों को उसके परिवेश के संदर्भ में देखना होता है। एक प्रकार से परामर्श का लक्ष्य उपबोध्य को मूल्यों के पुनरान्वेषण में सहायता देना होता है। और इसमें इस कार्य में परामर्श में कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। भारतीय परिवेश में देखा जाए तो भारतीय परिवेश में बच्चों परामर्श कार्य करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि परंपरागत भारतीय विद्यालयों में परीक्षा और पुस्तकीय ज्ञान का अधिक महत्व होता है। जो भारतीय विद्यालय है, इनमें व्यक्तित्व के विकास की कहीं भी चर्चा नहीं है। व्यक्तित्व का विकास या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जीरो, शून्यता पे होता है। यहाँ केवल भारतीय परंपरागत विद्यालयों में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक महत्व दिया जाता है। और व्यक्तित्व का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो हमें सभी पहलुओं का ज्ञान देना होगा। किसी एक पहलू पर अगर हम अटक जाते हैं, बच्चे को केवल पुस्तकीय ज्ञान दे दिया, सामाजिक ज्ञान नहीं दिया, राजनीतिक ज्ञान नहीं दिया, धार्मिक ज्ञान नहीं दिया, नैतिक का ज्ञान का उनके अंदर नहीं आया, चारित्रिक विकास नहीं हुआ, अगर सभी पहलुओं को हमने छोड़ दिया, किसी एक पहलू को लिया, तो क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव है? नहीं। लेकिन परंपरागत भारतीय विद्यालयों में परीक्षा और पुस्तकीय ज्ञान का अधिक महत्व है और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का कम है। इसलिए बच्चों, पहली कठिनाई है परामर्श के प्रति अभिभावकों और अध्यापकों की उदासीनता, इसके साथ साथ विद्यालय की उदासीनता। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श का कोई स्थान नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था कि भारत में अनगिनत महाविद्यालय और विद्यालय मिलेंगे, लेकिन निर्देशन एवं परामर्शकर्ता की नियुक्ति गिने चुने महाविद्यालय और विद्यालयों में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जबकि वर्तमान समय की यह मांग है कि सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में एक प्रशिक्षित निर्देशन एवं परामर्शकर्ता की नियुक्ति हो, जो समयानुसार समय समय पर बच्चों को निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करे और उन्हें सही दिशा निर्देश दे। तो सबसे पहली कठिनाई हो गई कि परामर्श के प्रति अभिभावकों, अध्यापकों और विद्यालयों की उदासीनता। दूसरी कठिनाई होती है बच्चों
कथनी और करनी में अंतर। शिक्षा दर्शन आदर्शवादी है और भारतीय शिक्षा आदर्शवादी शिक्षा का रूप है, लेकिन उसके कार्य उसके दर्शन के अनुरूप नहीं होते हैं। लेकिन उसके कार्य उसके दर्शन के अनुरूप नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है, प्रत्येक अध्यापक यह चाहता है कि शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था इसमें बाधक सिद्ध होते हैं, जिससे कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट हो जाता है। तीसरी कठिनाई आती है बच्चों, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव। प्रत्येक हाई स्कूल में जब प्रशिक्षित परामर्शदाता होंगे तभी छात्रों की सहायता संभव होगी। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परामर्श को उचित स्थान दिया जाए, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाए और छात्रों का सर्वांगीण विकास करके उन्हें सफल नागरिक बनाने का प्रयास किया जाए। परामर्श का लक्ष्य परामर्शी के तात्कालीन समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करना और भावी समस्याओं का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होता है। परामर्श के दर्शन के आधार पे बच्चों, परामर्श के दर्शन के आधार पे ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। आधुनिक युग में साध्य के स्थान पर साधनों की चर्चा पे अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाता है। परामर्श की तकनीकों, उसकी नवीन कार्यप्रणालियों आदि के निर्धारण पर जितना ज़्यादा बल दिया जा रहा है, अगर उतना ही उसके लक्ष्य एवं मूल्य निर्धारण की ओर दिया जाना चाहिए, उतना उसके लक्ष्य एवं मूल्य निर्धारण की ओर नहीं दिया जा रहा है। वस्तुतः साधनों का निर्धारण या चयन साध्य की दृष्टि से किया जाता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बच्चों यह है कि साध्य की उपेक्षा करके साधनों पर ही ध्यान केंद्रित रखना अनुचित होता है। परामर्श में व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के स्वरूप निर्धारण के लिए अनेक परीक्षणों एवं तकनीकों का विकास किया गया, और इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होता है बच्चों की आवश्यकताओं का निर्धारण वांछनीय है, किंतु व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति क्या है? सबसे पहले ये जानना है कि व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति एवं उसके जीवन उद्देश्य क्या हैं। उसको ध्यान में रखकर, मनुष्य की वास्तविक प्रकृति एवं जीवन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान का प्रयत्न परामर्शदाता को करना चाहिए। साधन और साध्य की अभिन्नता एवं दोनों की अपरिहार्यता, साधन और साध्य की अभिन्नता एवं दोनों की अपरिहार्यता पर जॉन डीवी महोदय ने कहा, किसी भी मंजिल का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय
उस तक ले जाने वाले मार्ग से अलग हटकर नहीं किया जा सकता है। बिना मार्ग के बाधाओं एवं लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने वाले साधनों के लक्ष्यों को प्रेरक अथवा कार्य निर्देशक लक्ष्य नहीं माना जा सकता है। और यदि विस्तार से कहा जाए तो साधनों से अलग साध्य खोखले हैं। साधनों से अलग साध्य खोखले हैं। विद्यालय है, बच्चे हैं, अध्यापक नहीं है, तो क्या लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है? इसलिए साधनों से अलग साध्य खोखले हैं। लक्ष्य हल्की योजना एवं प्रयोजन के रूप में प्रारंभ का निर्धारण कर सकते हैं। इसलिए यह योजना एवं प्रयोजन आदि साधनों की खोज की ओर ले जाते हैं, तब उपयोगी होते हैं। इस तरह से बच्चों, जॉन डेवी और उनके साथियों ने साधन और साध्य का समान महत्व प्रतिपादित किया है। क्यों? से अभी हमने कहा कि विद्यार्थी है, विद्यालय है, लेकिन अध्यापक नहीं, तब भी महत्व नहीं है। और विद्यालय है, अध्यापक है, लेकिन विद्यार्थी नहीं, तब भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बिना साधन के साध्य की पूर्ति नहीं होती और बिना साध्य के साधन की। इसलिए जॉन डेवी और उनके साथियों ने साधन और साध्य का समान महत्व प्रतिपादित किया। उनके अनुसार लक्ष्य आरंभ बिंदुओं की स्थापना करते हैं, जबकि साधन लक्ष्य की पूर्णता तक ले जाने का रास्ता प्रस्तुत करते हैं। परामर्श में साधन और साध्य किसी एक को अधिक महत्व देना अनुचित होता है। दूसरी तरफ बच्चों, लक्ष्यों के निर्धारण में पहला महत्वपूर्ण तत्व क्या था? साधन और साध्य। लक्ष्यों के निर्धारण में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परामर्श के लक्ष्यों को जीवन के लक्ष्यों की सापेक्षता में निर्धारित किया जाए। परामर्श के लक्ष्य को जीवन के लक्ष्यों की सापेक्षता में निर्धारित किया जाए। प्रत्येक समाज अथवा धर्म में जीवन के लक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना मिलती है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि हिंदू धर्म में जीवन के 4 पुरुषार्थों को जीवन का प्राप्तव्य स्वीकार किया गया। ये 4 पुरुषार्थ क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय चिंतन पद्धति सामान्यतः व्यापक एवं समन्वयात्मक रही है। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधनों का निर्देश भी पुरुषार्थों के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक इसी प्रकार से बौद्ध, जैन, ईसाई आदि सभी मतों में जीवन के लक्ष्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। समाज एवं धर्मगत जीवन के लक्ष्यों की दृष्टि में ही समाज एवं धर्मगत जीवन के लक्ष्यों की दृष्टि में रहकर ही परामर्श के लक्ष्यों को निश्चित किया जा सकता है। अर्थात इसका अभिप्राय प्रतिबद्धता से नहीं है। लेखक के विचार या लेखक का कहना है कि जीवन के लक्ष्यों और परामर्श के लक्ष्यों में विरोध नहीं होकर सामंजस्य होना चाहिए। और दूसरे में क्या था?
दूसरे में महत्वपूर्ण तत्व था कि परामर्श के लक्ष्यों को जीवन के लक्ष्यों के सापेक्ष में होना चाहिए और प्रत्येक समाज अथवा धर्म में जीवन के अपने अपने लक्ष्य हैं। हिंदू धर्म के अलग हैं जीवन के लक्ष्य, तो बौद्ध, जैन, ईसाई आदि सभी मतों में जीवन के लक्ष्यों की स्पष्ट व्याख्या की है और इसी के आधार पर लेखक ने कहा कि जीवन के लक्ष्यों और परामर्श के लक्ष्यों में विरोध न होकर सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य था। तीसरा, परामर्श के लक्ष्य को निर्धारित करते समय तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि परामर्श का लक्ष्य केवल व्यक्ति का विकास करना नहीं है, व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। परामर्श का संबंध संपूर्ण मनुष्य से हो, न कि उसके जीवन के एक पक्ष विशेष से। आजकल मनुष्य के व्यवहार और उसके जीवन के वस्तुगत वर्तमान समय में मनुष्य के व्यवहार एवं उसके जीवन के वस्तुगत अध्ययन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है। निष्कर्ष स्वरूप यह होता है बच्चों कि मनुष्य का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वह जीवन के जो ऊंचे मूल्य हैं, आध्यात्मिक स्वरूप है तथा जीवन के जो ऊंचे मूल्य हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। यथार्थ के नाम पर अध्ययन की वस्तुगतता पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले परामर्शदाता का कार्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति को उसके समग्र परिवेश, उसकी अंतः एवं बाह्य प्रकृति एवं आध्यात्मिक संदर्भों से काट कर देखता रहेगा। व्यक्ति विभिन्न व्यवहारों एवं तत्वों का योग नहीं है, वह एक जटिल मिश्रण है और परामर्शदाता को इस तथ्य को अपने सम्मुख रखना चाहिए और उसी के अनुरूप परामर्श करना चाहिए। पश्चिम में आधुनिकता एवं अणुवाद की जो तीव्र लहर आई थी उसका वेग अब हल्का हो गया है, जिससे यह अनुभव किया जाने लगा कि मनुष्य जीवन को भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का सामंजस्य आवश्यक है। उसके बिना उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आज की शिक्षा भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, भाषाई सभी पक्षों के लिए विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को अपना लक्ष्य मानकर चल रही है। इसलिए परामर्श के साध्य और साधनों में भी व्यक्ति की यह संपूर्णता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी उसके जीवन को जीने के लिए उसके लक्ष्य। इस प्रकार परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता को व्यक्ति में जीवन मूल्यों के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करना है और इन जीवन मूल्यों के द्वारा ही मानव मात्र के प्रति सद्भावना एवं पारस्परिक सम्मान उत्पन्न किया जा सकता है और परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के श्रेष्ठतम धरातल पर पहुंचने में सहायता करना है। इस प्रकार से व्यक्ति के विकास के लिए ए.बी. वाय तथा जी.जे. पाइन ने कहा कि अधिक प्रौढ़ एवं स्वयं क्रियाशील बनने, विधेयात्मक तथा रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने
अपने साधनों एवं संभावनाओं के उपयोग व समाजीकरण की ओर बढ़ने में सहायता देना ही परामर्श का लक्ष्य है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। इस प्रकार परामर्श का लक्ष्य विद्यार्थी को अत्यधिक परिपक्व ढंग से विचार करने एवं स्वयं कार्य करने में सहायता देना है। विद्यार्थी परामर्श का कार्य है कि विद्यार्थी को अपनी योग्यता एवं संभाव्यता का पता लगाने तथा उसके सामाजिक विकास में उपयोग करना परामर्श का लक्ष्य है, जिससे कि पूर्ण छात्र के, विद्यार्थी के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, किसी एक पहलू का नहीं। यही परामर्श का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ पे बच्चों इस कक्षा को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।